दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारी जो वन वर्ड की सीरीज चल रही थी। वन वर्ड की सीरीज में अगला पार्ट मतलब पार्ट थर्ड लेके आए हैं इसी सीरीज का। तो शुरू करते हैं पार्ट थर्ड को। सो पहला है हमारा ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स मतलब जो माला है, पुष्पों की माला, तो उसके लिए आता है गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स मतलब रैथ, WREATH, WREATH, रैथ मतलब पुष्पहार या माला। क्या पुष्पहार या माला? ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। क्या ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स मतलब रैथ, रैथ मतलब पुष्पहार या माला, पुष्पहार या माला मतलब रैथ, WREATH, रैथ मतलब पुष्पहार या माला। फिर आता गिव, टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा करना। जैसे को तैसा करना रिटेलिएट, रिटेलिएट का मतलब होता है प्रतिशोध लेना। RETALIAT, RETALIAT, रिटेलिएट मतलब प्रतिशोध लेना। मतलब गिव टिट फॉर टैट मतलब प्रतिशोध लेना, रिटेलिएट मतलब प्रतिशोध लेना। डिपार्चर ऑफ मैनी पीपल मतलब एक्सोडस मतलब बहिर्गमन। डिपार्चर ऑफ मैनी पीपल मतलब कि बहुत सारे लोगों को बाहर निकालना मतलब निर्गम, बहिर्गमन। क्या डिपार्चर ऑफ मैनी पीपल मतलब एक्सोडस, EXODUS, एक्सोडस DUS मतलब लोगों को बाहर निकालना मतलब एक्सोडस मतलब बहिर्गमन। गिव द मनी टू रिटायरिंग पीपल, क्या जो रिटायर हो जाते हैं ऐसे आदमियों को पैसे देना। क्या? तो गिव ऑफ मनी टू रिटायरिंग पीपल मतलब जो रिटायर हो चुके हैं आदमी, उनको पैसे देते हैं, उसे कहते हैं ग्रेच्युटी या उपादान। क्या? ग्रेच्युटी, उपदान कहते हैं हमारे जो रिटायर हो चुके हैं आदमी, उनको पैसे देना क्या कहलाता है? रिटायरिंग। क्या रिटायरमेंट पे देते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्रेच्युटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेच्युटी कहते हैं। तो जैसे उपदान भी कहेंगे, ग्रेच्युटी उपदान कहेंगे। गिव द राइट टू वोट मतलब एन फ्रेंचाइज मतलब मताधिकार देना। गिव द राइट टू वोट मतलब कि हम किसी को मत देने का अधिकार देते हैं मतलब मताधिकार देते हैं। एन फ्रेंचाइजी, एन फ्रेंचाइजी की बात करें तो मताधिकार देना। गिव द राइट टू वोट मतलब किसी को वोट देने का अधिकार देते हैं। तो आता है ग्रीडी फॉर मनी। क्या? ग्रीडी फॉर मनी मतलब पैसों का लालच मतलब लोभी, रेपेसियस, रेपेसियस मतलब लोभी होता है। कोई व्यक्ति यदि पैसे का लोभी है तो उसके लिए काम आता है ग्रीडी फॉर मनी मतलब रेपेसियस मतलब लोभी। क्या? लोभी मतलब रेपेसियस। फिर आता है जनरल इंस्ट्रक्शंस। क्या आता है? जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें, क्या? जनरल इंस्ट्रक्शन मतलब डायरेक्टिव मतलब निर्देश। क्या? निर्देश या डायरेक्टिव की बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए। क्या आता है? डायरेक्टिव। जनरल इंस्ट्रक्शन मतलब डायरेक्टिव मतलब निर्देश। फिर आता फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन की बात करें तो आता पोस्टेरिटी। क्या? पोस्टेरिटी मतलब भावी पीढ़ी। पोस्टेरिटी का मतलब होता है भावी पीढ़ी। फ्यूचर जनरेशन का मतलब पोस्टेरिटी, POSTERITY, पोस्टेरिटी मतलब भावी पीढ़ी। फ्यूचर जनरेशन मतलब पोस्टेरिटी मतलब भावी पीढ़ी। ए फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट मतलब सजा से मुक्ति। इम्प्यूनिटी, IMPUNITY, IMPUNITY, इम्प्यूनिटी मतलब सजा से मुक्ति या उद्धार। क्या? सजा से मुक्ति या उद्धार। ए फ्री फ्रॉम इम्प्यूनिटी, वो पनिशमेंट, इम्प्यूनिटी कहेंगे IMPUNITY। फ्री फ्रॉम पनिशमेंट मतलब सजा से कोई यदि मुक्त हो जाता है तो उससे क्या कहेंगे? इम्प्यूनिटी मतलब सजा से मुक्ति या उद्धार। फिर फ्रॉम ओपिनियन टू एडवांस। क्या? फ्रॉम ओपिनियन टू इन एडवांस की बात करें तो प्री कंसीव। क्या? प्री कंसीव की बात करें, CONCEIV, प्री कंसीव की बात करें तो पूर्व धारणा बनाना। प्री कंसीव मतलब पूर्व धारणा बनाना। फ्रॉम ओपिनियन टू एडवांस, फ्रॉम ओपिनियन टू एडवांस मतलब प्री कंसीव, पूर्व धारणा बनाना। फिर आता फ्रॉम वार्निंग, फॉर वार्निंग ऑफ एन इम्पेंडिंग डेंजर। फॉर वार्निंग ऑफ एन इम्पेंडिंग डेंजर मतलब कोई दुर्घटना है, बुरी घटना, वो घटित होने से पहले क्या है जो वार्निंग दी जाती है तो उसे कहते हैं प्रीमोनिएशन। क्या? प्रीमोनिशन मतलब पूर्व सूचना। प्रीमोनिशन का मतलब होता है पूर्व सूचना, कि कोई भी दुर्घटना घटित होती है उससे पहले जो सूचना दी जाती है उसे कहते हैं प्रीमोनिशन मतलब पूर्व सूचना। कहता फिक्स्ड सम ऑफ मनी। क्या? फिक्स्ड सम ऑफ मनी पेड टू समबडी, कि कुछ पैसों का योग है वो हम किसी को देते हैं।
एज इनकम इन हिज लाइफ टाइम, जो क्या उसकी ज़िंदगी के लिए पैसे इनकम होती है उसकी तरह देते हैं, तो उसे कहते हैं एन्यूटी। ANNUITY, एन्यूटी मतलब सालियाना। क्या सालियाना मतलब कि साल के साल उसे एक पैकेज के रूप में एक पैसा देते हैं, तो उसे कहते हैं सालियाना एन्यूटी। तो फिक्स्ड सम ऑफ मनी पेड टू समबडी एज इनकम इन हिज लाइफ टाइम, कि पूरी ज़िंदगी भर उसको क्या जो उसकी इनकम के रूप में देते हैं वो पैसा क्या कहलाता है, सालियाना एन्यूटी। फिर बात करें फिट फॉर बैड टेम्पर और एंगर। फिट फॉर बैड टेम्पर और एंगर मतलब टेंट्रम, TNTRUM, टेंट्रम मतलब आवेश झल्लाट। क्या था, आवेश झल्लाट। फिट फॉर बैड टेम्पर और एंगर, किसी का बुरा गुस्सा आता है या टेम्पर आता है तो उसके लिए फिट रहता है वो, उसे क्या कहते हैं, आवेश झल्लाट। किस बात को सुन के मुझे तो झल्लाट हो गई, मुझे तो आवेश आ गया, तो आता टेंट्रम। टेंट्रम मतलब आवेश या झल्लाट, टेंट्रम मतलब आवेश या झल्लाट। फिट फॉर बैड टेम्पर और एंगर, या फिट फॉर बैड टेम्पर और एंगर मतलब टेंट्रम, आवेश या झल्लाट। फिर आता फियर फॉर फॉरेनर्स, मतलब एक ऐसा डर जो विदेशी आदमी होते हैं, बाहर का आदमी उसको देख के डर जाते हैं। कई लोग क्या होते हैं, बाहर के आदमी को देख के डर जाते हैं, इसको कहते हैं जीनोफोबिया, मतलब विदेशियों से डर। या जीनोफोबिया मतलब विदेशियों से डर। क्या फियर फॉर वन सेल्फ, फिर आता अगला डर फियर फॉर वन सेल्फ, मतलब व्यक्ति क्या खुद से डरने लगे। जब व्यक्ति क्या खुद से डरने लगे मतलब ऑटोफोबी, मतलब अपने आप से भय। ऑटोफोबी का मतलब होता है अपने आप से डर। फियर ऑफ वन सेल्फ मतलब व्यक्ति को डर किससे लगता है, अपने आप से, तो उसे कहते हैं अपने आप से डर, मतलब ऑटोफोबी, AUTOPHOBY। और फॉरेनर से डर तो XENO, जीनोफोबिया, XENOPHOBIA मतलब विदेशियों से डर। XENOPHOBIA एक्सोफोबिया, जीनोफोबिया विदेशियों से डर। फिर होता फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स, कि डर लगता है किससे, कि अपने आसपास जो भी सारी चीज़ें होती है घर में बाहर, इन चीज़ों से डर लगता है। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी जिसमें कि एक तरह से वो चीज़ें मरने लग जाते हैं, लोग मरने लग जाते हैं, तो वो वाली जिसमें क्या हो हर बात से डर लगता है कि इससे भी मैं मर सकता हूँ, उससे भी मैं मर सकता हूँ। तो वो आते हैं मौत का तांडव, पता नहीं कैसे एक मूवी है जो बहुत 5-6 सीरीज के अंदर चली थी, अभी नाम याद नहीं आ रहा। उसमें क्या व्यक्ति क्या हर चीज़ से डरता है, हर अपने आसपास की हर चीज़ से डर लगता है। तो इकोफोबिया मतलब घर के चारों ओर की वस्तुएं होती है उनसे डर लगना। इकोफोबिया मतलब घर के चारों ओर की जो वस्तुएं होती है उनसे डर लगना, वस्तुओं से भय। फिर बात करें फियर ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी का डर। फियर ऑफ डेड बॉडी मतलब जो लाश होती है उसका डर, मतलब नेक्रोफोबिया, NECROPHOBIA। नेक्रोफोबिया मतलब शव से भय, शव से भय मतलब नेक्रोफोबिया। फिर फियर ऑफ एनिमल्स, जानवरों का डर मतलब जूफोबिया, जूफोबिया मतलब जानवरों से भय। जूफोबिया का मतलब क्या होता है, जानवरों से भय या जानवरों का डर। फियर ऑफ एनिमल्स मतलब जूफोबिया, जूफोबिया मतलब होता है जानवरों का डर। फिर होता है फियर ऑफ हाइट मतलब ऊंचाई से डर। फियर ऑफ हाइट मतलब ऊंचाई से मतलब डर, मतलब एरोफोबिया मतलब ऊंचाई से भय, मतलब एरोफोबिया मतलब ऊंचाई से भय। तो इस तरह हमने एक पेज और देख लिया। अब आगे देखते हैं फेथफुल सपोर्टर। क्या फेथफुल सपोर्टर की बात करें तो जैसे सेवक या अनुचर होते हैं उनके बारे में आता है हेंचमैन। हैचमैन की बात करें HENCHMAN, हैंचमैन मतलब सेवा के अनुचर। फेथफुल सपोर्टर, फेथफुल सपोर्टर मतलब हैंचमैन या सेवा के अनुचर कहेंगे इसे। फेल टू पे ए डेब्ट इन टाइम, कोई भी व्यक्ति है जो अपना कर्जा समय पर नहीं दे पाता उसे कहते हैं डिफ़ॉल्टर। डिफ़ॉल्ट की बात करें तो वादा खिलाफ़ी करना, डिफ़ॉल्ट की बात करें तो उसे क्या कहते हैं, वादा खिलाफ़ी करना। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है वादा खिलाफ़ी करना। फेल टू पे ए डेब्ट इन टाइम मतलब कर्जा या जो उधार है उस समय पर नहीं चुका पाना, डिफ़ॉल्ट। वही ये तो क्या डिफ़ॉल्टर है, इसने डिफ़ॉल्ट कर दिया। फिर कहता है एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग, मतलब एक्सपर्ट होना किस चीज़ में, घुड़सवारी करने के लिए। मतलब घोड़े की सवारी करने में कोई व्यक्ति यदि एक्सपर्ट है तो उसे हम कहेंगे कैवलर है, CAVALIER। कैवलियर मतलब घुड़सवार। क्या घुड़सवार मतलब कैवलियर। एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग मतलब घुड़सवार, मतलब घोड़े की राइडिंग करने में एक्सपर्ट होना। फिर एग्जिस्टिंग साइंस ऑल टाइम मतलब कि बहुत समय से आज भी जो चीज़ें मौजूद है उसे कहते हैं एंटीक। वही कहते हैं ना ये चीज़ तो एंटीक है, जाने कब बनी थी और आज भी मौजूद है। जैसे हमारा ताजमहल क्या एंटीक है, क्यों, क्योंकि आज से 500 साल पहले बना था और आज भी वैसा का वैसा खड़ा है। एंटीक मतलब पुरातन या प्राचीन, क्या पुरातन या प्राचीन हमारे एंटीक चीज़ें होती है। फिर एग्जिस्टिंग फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए रहना, एंड एग्जिस्टिंग फॉर
और फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए होना, तो उसे कहते हैं इटरनल। ETERNAL, ETERNAL, इटरनल मतलब शाश्वत या नित्य। शाश्वत या नित्य हमारे इटरनल होते हैं, जो हमेशा है, पहले भी थे, आज भी रहेंगे और भविष्य में भी रहेंगे, उसे कहते हैं इटरनल, मतलब शाश्वत या नित्य, उसे कहते हैं इटरनल। फिर बात करें अमाउंट ऑफ मनी पेड फॉर फ्री ए प्रिजनर, भाई एक जो कैदी है उसको छुड़ाने के लिए, जिसको हमने पकड़ रखा है उसको छुड़ाने के लिए जो पैसा मांगा जाता है, उस पैसे को हम कहते हैं रेंसम। क्या कहते हैं? रेंसम मतलब फिरौती। रेंसम की मतलब फिरौती। कई बार क्या है, जब हमारा वायरस आता है, वो भी एक रेंसम वेयर नाम का एक वायरस आता है, तो उसमें भी ये होता है, आपके कंप्यूटर को कब्जा कर लिया जाता है, मतलब उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है जिसका कंप्यूटर पूरा पूरा लॉक हो जाता है, उसका लॉक के की लेने के बदले पैसे की मांग की जाती है। उसी तरह किसी भी व्यक्ति को आप पकड़ लेते हो, अपने कैद में रखते हो, तो कैद में रखे हुए आदमी को छुड़ाने के लिए, छोड़ने के लिए पैसा मांगा जाता है, तो उस पैसे को हम कहते हैं फिरौती, मतलब RANSOM, रैंसम मतलब फिरौती। रिफ्रेशमेंट और अम्यूजमेंट आफ्टर हार्ड वर्क, कि बहुत कठिन काम करने के बाद, क्या रिफ्रेशमेंट मतलब मनोरंजन करने के लिए, मतलब कई बार खाना पीना, छोटा मोटा कुछ ऐसे ही चीज़ें होती है, उसे अम्यूजमेंट मतलब मनोरंजन की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, मन भावन चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें की जाती है, उसे कहते हैं रिक्रिएशन, मतलब मनोरंजन। रिक्रिएशन मतलब RECREATION, RECREATION, रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन, RECREATION, रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन। फिर बात करें एनिमल्स विद 4 फीट, क्या? एनिमल्स विद 4 फीट मतलब क्वाड्रूपेड। क्वाड्रूपेड मतलब QUAD, क्वाड्रू, QUADRUPED, QUADRUPED। क्वाड्रूपेड मतलब होता है चौपाया। क्वाड्रूपेड का मतलब होता है चौपाया, मतलब जिसके 4 पैर होते हैं, मतलब चौपाया। फिर बात करें एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, मतलब कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हो, शीतल पेय हो, लेकिन वो पानी नहीं होना चाहिए, पानी के अलावा कोई भी शीतल पेय, उसे हम क्या कहते हैं? मादक पेय, पेय मतलब बेवरेज। कहते हैं ना कि नाश्ते में क्या है कि बेवरेज है, बेवरेज मतलब कि कोई पेय पदार्थ भी है, BEVERAG, बेवरेज मतलब कुछ सॉफ्ट ड्रिंक होना चाहिए लेकिन वो पानी नहीं होना चाहिए, तो उसको बेवरेज कहते हैं। फिर आता है आर्ट ऑफ ग्रोविंग वेजिटेबल्स, एक कला है जिसमें हम क्या करते हैं? सब्जियां उगाते हैं, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, और क्या करते हैं? जो फ्रूट्स और फ्लावर्स हैं उनको उगाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं उसको? हॉर्टिकल्चर। तो आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, की सब्जियां, फल और फूल उगाना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर, मतलब बागवानी कहलाता है। क्या कहलाता है? बागवानी कहलाएगा। हमारे वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड फ्लावर्स उगाना हॉर्टिकल्चर या बागवानी कहलाता है। फिर आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क, क्या? जो आपके पटाखे बनाने की, फायरवर्क्स मतलब होता है पटाखा, तो आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स मतलब पटाखा बनाने की कला क्या कहलाती है? पायरोटेक्निक्स। पायरो का मतलब होता है आग, पायरो शब्द का आता है आग से, तो पायरोटेक्निक्स, PIROTECHNICS, तो PIROTECHNICS, पायरोटेक्निक्स मतलब आतिशबाजी। पायरोटेक्निक्स मतलब होता है आतिशबाजी। फिर होता है आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, एक ऐसी कला जिसमें हम क्या करते हैं? मानचित्र बनाना सीखते हैं, तो मैप मेकिंग की बात करते हैं। कार्टोग्राफी, क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी मतलब मानचित्र बनाने की कला, या मानचित्र बनाने की कला कार्टोग्राफी कहलाती है। आर्ट ऑफ मैप मेकिंग मतलब कार्टोग्राफी, मानचित्र बनाने की कला। स्टाइल ऑफ स्पीकिंग वेल, मतलब कि एक तरीका, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग वेल मतलब बहुत अच्छा बोलने की जो स्टाइल है उसे कहते हैं इलोक्यूशन। इलोक्यूशन मतलब वाक्पटुता। स्टाइल ऑफ स्पीकिंग वेल मतलब इलोक्यूशन, मतलब वाक्पटुता, तो स्टाइल ऑफ स्पीकिंग वेल मतलब इलोक्यूशन मतलब वाक्पटुता। आर्टिफिशियल सेंटर फॉर हनी बी, मतलब कि मधुमक्खियाँ अपना छत्ता तो बनाती है, लेकिन कई बार क्या है कि हम आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से जो मधुमक्खी का पालन करते हैं, तो उसमें जो उनका रहने के लिए जगह बनाते हैं उसे कहते हैं हाइव। क्या? बी हाइव मतलब कि बी हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता, कृत्रिम रूप से इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, उसे कहते हैं हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता। कहता है असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, मतलब असेंबली ऑफ वर्शिपर्स की बात करें तो जो हमारे वर्शिप करते हैं, मतलब पूजा करने वाले लोग होते हैं, वहाँ जहाँ इकट्ठा होते हैं उसको कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन, CONGREGATION। कॉन्ग्रीगेशन CONGREGATIOन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है धर्म मंडली। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? धर्म मंडली। क्या? कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? धर्म मंडली। फिर बात करें ऑथर एक्सप्लेनेटरी, क्या? ऑथर्स एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स एट द बिगिनिंग ऑफ ए बुक, कि
जो हमारा ऑथर होता है, लेखक होता है, जब किताब को शुरू करते हैं तो एक एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स करता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रीफेस या प्रस्तावना। जब किताब को शुरू किया जाता है तो शुरुआती में उसका एक ब्रीफ बताया जाता है कि हम ये किताब बना रहे हैं, किस किताब के बारे में कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातें बताई जाती है, तो शुरू में बताई जाती है, उससे कहते हैं प्रीफेस या प्रस्तावना। PREFAC, प्रीफेस मतलब प्रस्तावना। फिर बात करें डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स ऑफ एन ऑफिस, मतलब डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स ऑफ एन ऑफिस मतलब इंसिग्निया। इंसिग्निया मतलब अधिकार चिन्ह या बैज। क्या, BADG, बैज, तो अधिकार चिन्ह या बैज कहलाएगा इंसिग्निया। तो डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स ऑफ एन ऑफिस मतलब इंसिग्निया मतलब अधिकार चिन्ह या बैज। ए बेड ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, जो नया जन्मता बच्चा होता है उसको सोने के लिए एक बेड बनाया जाता है, उस बेड को क्या बोलते हैं, क्रेडल। CREDL, क्रेडल मतलब खटोला। क्रिब मतलब बच्चे का पालना, तो CRIB क्रिब और CREDLE क्रेडल। CREDLE क्रेडल और क्रिब खटोला या बच्चे का पालना हमारे ये ए बेड ऑफ न्यू बॉर्न बेबी होता है। बिलीफ नॉट बेस्ड ऑन रीजन और नॉलेज, मतलब ऐसा विश्वास जो क्या है किसी कारण पे या ज्ञान पे आधारित ना हो। क्या, ऐसा विश्वास, लोगों का ऐसे विश्वास होते हैं जो जिसका कोई कारण नहीं होता और वो ज्ञान की बात भी नहीं है, वो जो माना जाता है विश्वास, उसे हम कहते हैं अंधविश्वास या सुपरस्टिशन। क्या कहते हैं, सुपरस्टिशन कहते हैं या फिर अंधविश्वास कहेंगे, ऐसा विश्वास जो किसी कारण से नहीं या फिर कोई इसका कारण कोई ज्ञान की बात भी नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे, सुपरस्टिशन या अंधविश्वास कहेंगे। तो बर्ड दैट कम एंड गोज विथ, तो बर्ड दैट कम्स एंड गोज विथ सीजन्स, कि जो पक्षी होते हैं जो किसी विशेष सीजन में या विशेष मौसम में ही आते हैं उसे कहते हैं माइग्रेटरी या प्रवासी। क्या कहते हैं उसे, माइग्रेटरी या प्रवासी कहेंगे। बर्ड्स दैट कम एंड गोज विथ सीजन्स मतलब सीजन में आते हैं और सीजन खत्म होने के बाद चले जाते हैं, उसे कहते हैं माइग्रेटरी मतलब प्रवासी। जो हमारे पक्षी होते हैं, जैसे हमारे केवला देवी घना पक्षी विहार है भरतपुर के अंदर, यहाँ पे भी हमारे सीजन के अंदर पक्षी आते हैं और सीजन खत्म होने के बाद चल जाते हैं। जो साइबेरियन क्रेन होती है, साइबेरियन सारस, वो ऐसा ही करते हैं। फिर बात करें ब्लेसिंग गिवन बाय प्रीस्ट। ये ब्लेसिंग गिवन बाय ए प्रीस्ट मतलब बेनेडिक्शन, BENEDICT, बेनेडिक्शन BENEDICT, बेनेडिक्शन मतलब आशीर्वाद या मंगल कामना, या आशीर्वाद या मंगल कामना कहेंगे हमारा ब्लेसिंग गिवन बाय ए प्रीस्ट। जो हमारे पुजारी होते हैं, पादरी होते हैं, ये क्या करते हैं, जो ब्लेसिंग्स देते हैं, जो आशीर्वाद देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बेनेडिक्शन BENEDICT, बेनेडिक्शन मतलब आशीर्वाद या मंगल कामना। फिर आता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन एक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, उसे कहते हैं डायरेक्टरेट या निदेशक मंडल। तो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्टरेट मतलब निदेशक मंडल, तो उसे क्या कहेंगे, निदेशक मंडल। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन मतलब डायरेक्टरेट मतलब निदेशक मंडल। ए बॉडी ऑफ डेलीगेट्स, क्या मतलब डेलीगेट्स, प्रतिनिधियों की एक संस्था क्या कहलाती है, डेलीगेसी, DELEGAC, डेलीगेसी मतलब प्रतिनिधि मंडल। डेलीगेसी का मतलब होता है प्रतिनिधि मंडल। ए बॉडी ऑफ डेलीगेट्स मतलब डेलीगेसी मतलब प्रतिनिधि मंडल। ए बॉडी ऑफ डेलीगेट्स मतलब डेलीगेसी मतलब प्रतिनिधि मंडल। ए बुक ऑफ सेक्रेड और रिलीजियस नेचर, ए बुक ऑफ सेक्रेड और रिलीजियस नेचर मतलब एक किताब है जो पवित्र है और जो धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, एक किताब जो पवित्र है और धार्मिक प्रवृत्ति की है, उसे कहते हैं स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर मतलब धर्म ग्रंथ, स्क्रिप्चर मतलब धर्म ग्रंथ। जैसे हमारी गीता है, वेद है, ये हमारे स्क्रिप्चर्स हैं मतलब धर्म ग्रंथ है। ये क्या धर्म ग्रंथ है, जैसे हमारा कुरान है, बाइबल है, तो ये सारी बुक्स क्या कहलाती है, हमारी स्क्रिप्चर या धर्म ग्रंथ कहलाती है। फिर बात करें पिक्चर्स, बुक्स पिक्चर्स जो इंटेंडेड टू अराउज सेक्सुअल डिजायर मतलब ऐसी किताबें, ऐसी फ़ोटोज़ जो क्या करती है, जो सेक्सुअल डिजायर्स होती है, जो लैंगिक उत्तेजना है उसको भड़काने का काम करती है, उसकी बात करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, इरोटिका, EROTICA, इरोटिका की बात करें तो अश्लील ग्रंथ, कामोत्तेजक साहित्य। क्या, बुक्स मतलब किताबें और फोटोज़ पिक्चर्स आर, ये सब जो इंटेंडेड टू अराउज सेक्सुअल डिजायर्स मतलब जो सेक्सुअल डिजायर्स को बढ़ाने का काम करती है, उनको क्या बोलते हैं, इरोटिका मतलब अश्लील ग्रंथ, कामोत्तेजक साहित्य। क्या बोलते हैं, कामोत्तेजक साहित्य, अश्लील ग्रंथ भी कहेंगे उन्हें। फिर आता ब्रिंग
बैक टू लाइफ मतलब रिवाइव, होश में आना। कि ब्रिंग बैक टू लाइफ मतलब रिवाइव, हम किसी चीज़ को जो मर गई थी या ख़त्म हो गई थी या नष्ट हो गई थी उसको मैं दोबारा से जान लेके आए। ब्रिंग बैक टू लाइफ मतलब उसमें दोबारा से जान लेके आना, मतलब उसको रिवाइव करना, मतलब होश में लाना। तो हमने क्या किया, उसको होश में ले आए भाई, उसके अंदर दोबारा से जान डाल दी, तो उसे कहते हैं रिवाइव करना, होश में लाना। फिर आता हमारे ब्रिंग अंडर कंट्रोल बाय फोर्स। भाई ब्रिंग अंडर कंट्रोल बाय फोर्स मतलब ताकत से किसी को नियंत्रण में लेके आना। क्या, किसी चीज़ को नियंत्रण में लेके आना, लेकिन कैसे, ताकत से। तो ब्रिंग अंडर कंट्रोल बाय फोर्स मतलब कैप्चर करना, कब्जा करना, अधीन करना। कैप्चर, कब्जा, अधीन कहलाएगा हमारे ब्रिंग अंडर कंट्रोल बाय फोर्स। ब्रिंग अंडर कंट्रोल बाय फोर्स मतलब कैप्चर करना, कब्जा करना, अधीन करना। तो ब्रिंग अंडर कंट्रोल इन वार, या ब्रिंग अंडर कंट्रोल इन वार मतलब सब्जुकेट मतलब अधीन या दमन करना। ब्रिंग अंडर कंट्रोल इन वार मतलब जो युद्ध होता है उसमें क्या, किसी चीज़ को कंट्रोल में लाना, तो उसे कहते हैं हम सब्जुकेट करना, मतलब अधीन या दमन करना। सब्जुकेट मतलब अधीन या दमन करना। हमारा किस टाइम की बात है, वॉर के टाइम की बात है, जंग के टाइम की बात है। ए बिल्डिंग फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट मतलब एक बिल्डिंग है जिसमें हम चीज़ें दिखाने के लिए, कला की चीज़ें दिखाने के लिए बनाई गई है। तो एक तरीके को क्या कहलाती, कला भवन या गैलरी। ए बिल्डिंग फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट मतलब जो कला की चीज़ें दिखाने के लिए एक बिल्डिंग बनाई गई है, उसे हम कहते हैं गैलरी या कला भवन। उसे हम क्या कहते हैं, गैलरी या कला भवन कहेंगे। दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स मतलब वो चीज़ जिसको शब्दों में बयां कर सकते हैं, उसको कहते हैं एक्सप्रेसिबल मतलब कथनीय। उसे क्या होता है, एक्सप्रेसिबल मतलब कथनीय कहेंगे। एक्सप्रेसिबल का मतलब होता है कथनीय। तो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स मतलब एक्सप्रेसिबल मतलब कथनीय, एक्सप्रेसिबल मतलब कथनीय। दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड मतलब जिसको शब्दों में बयां किया जा सकता है, एक्सप्रेसिबल मतलब कथनीय। फिर आता कॉल बैक टू द माइंड। क्या, कॉल बैक टू द माइंड मतलब किसी भी चीज़ पे जोर डालना, दिमाग पे होता है ना कि ये याद करो, मुझे याद नहीं आ रहा, अरे दिमाग पे जोर डालो, तो जोर डालने के बाद जो चीज़ें आती है, तो कॉल बैक टू द माइंड जो घूम की याद आती है उसे कहते हैं रिकॉल करना मतलब स्मरण करना। RECAL रिकॉल मतलब स्मरण करना, रिकॉल मतलब स्मरण करना। फिर आता है कैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड। क्या, कैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड मतलब एसेसेबल मतलब सुगम या सुलभ की बात करें। एक्सेसिबल, एक्सेसिबल मतलब कोई चीज़ सुगम होना, सुलभ होना, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेसिबल। तो कैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड मतलब एक्सेसिबल मतलब सुगम या सुलभ। फिर ACCESSIBLE, ACCESSIBLE एक्सेसिबल, ACCESSIBLE एक्सेसिबल, एक्सेसिबल मतलब सुगम या सुलभ। क्या होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। क्या था, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण का बिंदु। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण का बिंदु। बात करें सेनासोर, CYNOSUR, CYNOSUR, सिनेशोर मतलब होता है आकर्षण बिंदु। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब सिनेशोर मतलब आकर्षण बिंदु। CYNOSUR, सिनेशोर मतलब आकर्षण बिंदु, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ए बिल्डिंग इक्विप्ड विद ए पावरफुल टेलीस्कोप, एक बिल्डिंग जो इसमें क्या लगा हुआ है, एक पावरफुल टेलीस्कोप जो बहुत शक्तिशाली दूरबीन लगी हुई है फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, ताकि जो खगोलीय गणनाएं आसानी से ऑब्जर्वेशंस किए जा सके। तो खगोलीय गणनाएं, खगोलीय जो ऑब्जर्वेशंस है उसको करने के लिए एक बिल्डिंग जिसमें पावरफुल शक्तिशाली दूरबीन लगी हुई, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेटरी मतलब वेधशाला। उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेटरी मतलब वेधशाला कहेंगे। OBSERVATORY, OBSERVATORY, OBSERVATORY ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी का मतलब होता है कि हमारे वेधशाला, वेधशाला में ये सब चीज़ें लगी हुई होती है। फिर बात करें ब्रीफ अकाउंट ऑफ सब्जेक्ट। क्या, ब्रीफ अकाउंट ऑफ ए सब्जेक्ट मतलब किसी की चीज़ की समरी या कॉम्पेडियम, कंपेंडियम, कंपेंडियम। तो COMPENDIUM मतलब कंपेंडियम मतलब सारांश, तो समरी तैयार करना, SUMMARY समरी। कंपेंडियम मतलब सारांश। ब्रेक एंड अरेंजमेंट, लॉ और प्रॉमिस। ब्रेक करना, क्या करना, ब्रेक करना किसी अरेंजमेंट को, एन अरेंजमेंट, लॉ और प्रॉमिस कोई कानून है उसको ब्रेक करना, या फिर किसी को वादा है उसको तोड़ना, उसको कहते हैं वायलेट करना या उल्लंघन करना। क्या कहेंगे, उसे वायलेट करना या उल्लंघन करना कहेंगे। तो ब्रेक एन एग्रीमेंट, लॉ और प्रॉमिस। ब्रेक एग्रीमेंट, लॉ और प्रॉमिस मतलब वायलेट करना, उल्लंघन करना। ए बिल्डिंग वेयर मिलिट्री वेपन्स आर प्रिपेयर्ड और स्टोर्ड
मतलब एक ऐसी बिल्डिंग, ऐसी जो बिल्डिंग है, जगह है, जहाँ पे क्या है, मिलिट्री वेपन्स मतलब जो सेना के साजो सामान होते हैं, मतलब जो शस्त्र अस्त्र होते हैं वो और प्रिपेयर्ड बनाए जाते हैं और स्टोर मतलब रखे जाते हैं। मतलब जो सेना के अस्त्र शस्त्र है वो रखे जाते हैं, वो कहाँ, कौन सी जगह? आर्सेनल। आर्सेनल मतलब वो होता है शस्त्रागार। आर्सेनल का मतलब क्या होता है? शस्त्रागार। तो शस्त्रागार में सारे सामान रखे जाते हैं। आर्सेनल मतलब शस्त्रागार। ARSENAL, ARSENAL, आर्सेनल मतलब होता है शस्त्रागार। फिर बात है दैट कैन लिव विदाउट आउटसाइड हेल्प। मतलब दैट कैन लिव विदाउट आउटसाइड हेल्प मतलब बिना बाहर की किसी की सहायता से रहना, मतलब जीवन में कोई जो वायबल है, VIABLE, वायबल मतलब जीने में सक्षम, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी दूसरे की सहायता से आराम से जी सकता है, उसे कहते हैं वायबल। होता है ना, इसकी ज़िंदगी तो वायबल है, मतलब इसको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये जीने में सक्षम है, इसको कहेंगे वायबल। फिर आता है ए केयर टेकर ऑफ पब्लिक बिल्डिंग। जो हमारी सरकारी संस्थाएं होती है उसका केयर टेकर होता है, उसको कहते हैं कस्टोडियन। CUSTODIN, कस्टोडियन मतलब संरक्षक। मतलब सरकारी संस्थाएं होती है, पब्लिक बिल्डिंग्स होती है, उसका केयर टेकर को हम क्या बोलते हैं? कस्टोडियन या संरक्षक। क्या कहेंगे? संरक्षक या कस्टोडियन कहेंगे। जो हमारी पब्लिक बिल्डिंग्स है उसकी जो केयर टेकर होगा उसको। फिर आता है अटैचमेंट ऑफ व्हाट इज नेचुरल। क्या? अटैचमेंट ऑफ व्हाट इज नेचुरल, जो प्राकृतिक चीज़ें होती है उसको पसंद करने वाले, उससे अटैचमेंट वाला जो व्यक्ति होता है उसे क्या बोलते हैं? नेचुरलिज्म। मतलब NATURALISM, NATURALISM, नेचुरलिज्म मतलब प्रकृतिवाद। NATURALISM, नेचुरलिज्म मतलब प्रकृतिवाद। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ऑफ समथिंग। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ऑफ समथिंग मतलब एस्टिमेट करना, मतलब आकलन या अनुमान। आकलन या अनुमान की बात करें तो एस्टिमेट, एस्टिमेट की बात करें आकलन या अनुमान, तो एस्टिमेट मतलब आकलन या अनुमान। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ऑफ समथिंग, तो ESTIMATE, एस्टिमेट करना भाई किस चीज़ का क्या एस्टिमेट है, तो आकलन या अनुमान की बात करें। तो एनी काइंड ऑफ ग्रेन, क्या? एनी काइंड ऑफ ग्रेन यूज्ड फॉर फूड, मतलब कि किसी भी तरह का कोई अनाज होता है जिसको खाने में काम में लिया जाता है तो उसे अनाज ही कहेंगे। तो कई बार दाने होते हैं, किसी भी प्रकार के दाने जिसको खाने में काम लेंगे उसे क्या कहते हैं? सीरियल्स। सीरियल्स मतलब होता है अनाज। अनाज में हमारे गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या आते हैं? अनाज में गिनती आते हैं, सीरियल्स में गिनती आते हैं। एनी काइंड ऑफ ग्रेन्स यूज्ड फॉर फूड, मतलब खाने के लिए जो काम आए उन दानों को हम क्या कहते हैं? सीरियल्स या अनाज कहते हैं। फिर एंग्री एट इनजस्टिस, मतलब किसी के साथ अन्याय होता है उसमें बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, नाराज़ होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इंडिजिनेंट। क्या? रोष। इंडिजिनेंट, इंडिजिनेंट की बात करें उसे रोष कहते हैं। INDIGNANT, INDIGNANT, इंडिजिनेंट मतलब रोष, मतलब किसी बात पे रोष करना, गुस्सा करना। तो एंग्री एट इनजस्टिस मतलब इंडिजिनेंट मतलब रोष। फिर अनेक्सियस टू हेल्प समबडी। अनेक्सियस टू हेल्प समबडी मतलब उतावले रहते हैं, उत्सुक रहते हैं किसी की मदद करने के लिए। कोई व्यक्ति किसी की मदद करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला रहता है। टू हेल्प समबडी मतलब सोलिसियस, मतलब SOLICITOUS, SOLICITOUS, मतलब ध्यान रखने वाला। SOLICITOUS, सोलिसियस मतलब ध्यान रखने वाला। दैट कैन बी परसीव्ड, क्या? दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंस, मतलब भाई किसको, कोई यदि कोई व्यक्ति है सेंस के जरिए, मतलब अनुभव के जरिए क्या है? दैट कैन बी परसीव्ड मतलब प्राप्त करता है। दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंस मतलब जो अनुमान के जरिए, सेंस मतलब जो अपने इंद्रियों के जरिए कोई भी चीज़ या कोई भी अनुभव प्राप्त करता है उसे कहते हैं परपेचुएबल, मतलब PRECEPT, PRECEPTIBLE, प्रिसेप्टिबल, प्रिसेप्टिबल की बात करें मतलब अनुभवगम्य, मतलब इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जाना, परसेप्टिबल। PRECEPTIBLE, परसेप्टिबल मतलब अनुभवगम्य। या तो सेरेमनी फॉर क्राउनिंग ए किंग, सेरेमनी करना मतलब कोई समारोह करते हैं हम जिसमें राज्य है, राजा का को क्राउनिंग करते हैं, मतलब उसको मुकुट पहनाते हैं, तो उसे कहते हैं कोरोनेशन। कोरोनेशन मतलब राज्याभिषेक। कोरोनेशन, कोरोनेशन का मतलब होता है राज्याभिषेक, मतलब कोरोनेशन मतलब राज्याभिषेक
CORONATION, कोरोनेशन। कोरोनेशन का मतलब राज्य अभिषेक। सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग ए किंग, सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग ए किंग मतलब कोरोनेशन मतलब राज्य अभिषेक। ए चेन ऑफ फ्लावर्स, लीव्स, रिबन्स मतलब एक चेन है, चेन में क्या लगे हैं, फूल लगे हुए हैं, पत्तियाँ लगे हुए, रिबन्स लगे हुए हैं। ए चेन ऑफ फ्लावर्स, लीव्स एंड रिबन्स उसे कहते हैं फेस्टून। FESTOON, FESTOON, फेस्टून मतलब तोरण या झालर। फेस्टून मतलब तोरण या झालर कहेंगे किसे, ए चेन ऑफ फ्लावर्स, लीव्स, रिबन्स। ए चेन ऑफ फ्लावर्स, लीव्स और रिबन्स मतलब फेस्टून मतलब तोरण या झालर। ए चेन ऑफ फ्लावर्स, लीव्स और रिबन मतलब फेस्टून या तोरण। FESTOON, फेस्टून मतलब तोरण या झालर। फिर आता चेंज इन डायरेक्शन। क्या चेंज इन डायरेक्शन मतलब किसी चीज़ की दिशा परिवर्तन करना, कि पहले इससे जाते, इधर से जाते, अब इधर से नहीं जाना, अब इधर से जाना है, मतलब डाइवर्जन करना, मतलब किसी चीज़ की दिशा परिवर्तन करना। चेंज इन डायरेक्शन मतलब दिशा परिवर्तन करना। DIVERSION, दिशा, डाइवर्जन मतलब दिशा परिवर्तन। चेंज इन डायरेक्शन मतलब डाइवर्जन मतलब दिशा परिवर्तन। चेंज टू समथिंग एबनॉर्मल, अननेचुरल। चेंज टू समथिंग किसी चीज़ को चेंज करना, एबनॉर्मल या अनयूजुअल, अननेचुरल हो तो इसको परवर्जियन मतलब पथभ्रष्टता। परवर्जियन, PERVERSION, परवर्जियन मतलब विकृति या पथभ्रष्टता, विकृति या पथभ्रष्टता कहेंगे परवर्जियन। PERVERSION, परवर्जियन मतलब विकृति या पथभ्रष्टता। तो चेंज टू समथिंग एबनॉर्मल अननेचुरल, चेंज समथिंग एबनॉर्मल अननेचुरल मतलब परवर्जियन मतलब विकृति या पथभ्रष्टता। फिर चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल, चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और अनरिमार्केबल। क्या, चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट। भाई कोई बच्चा है जिसके पास असाधारण, अनयूजुअल मतलब असाधारण, और रिमार्केबल बहुत श्रेष्ठता वाला कोई गुण होता है, उसको कहते हैं प्रोडिजी मतलब प्रतिभा संपन्न बालक। PRODIGI, प्रोडिजी मतलब प्रतिभा संपन्न बालक होते हैं, उनको काम आते हैं प्रतिभा संपन्न बालक मतलब प्रोडिजी। PRODIGI, प्रोडिजी मतलब प्रतिभा संपन्न बालक। तो चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट मतलब बच्चे जिसके पास कितना कैसा टैलेंट है, अनरिमार्केबल मतलब रिमार्केबल टैलेंट है और अनयूजुअल टैलेंट है, उसे प्रोडिजी PRODIGI कहेंगे। चीफ एक्टर और कैरेक्टर। या चीफ एक्टर और कैरेक्टर इन ए स्टोरी और ड्रामा, कोई कहानी है, कोई ड्रामा है, उसका कोई चीफ एक्टर है या कैरेक्टर, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटैगनिस्ट। या प्रोटैगोनिस्ट मतलब, प्रोटैगनिस्ट मतलब नायक या मुख्य पात्र होते हैं। कोई कहानी होता है, कोई ड्रामा होता है, कोई नाटक होता है, तो उसका जो चीफ कैरेक्टर होता है, चीफ एक्टर होता है, मुख्य नायक, उसे हम कहते हैं प्रोटैगोनिस्ट मतलब मुख्य नायक या नायक कहेंगे या मुख्य पात्र भी कह सकते हैं। फिर बात करें हैबिचुअल कैरेक्टर एंड डिस्पोजिशन। हैबिचुअल कैरेक्टर एंड डिस्पोजिशन की बात करें तो उसे कहेंगे इथोज मतलब आचार या लोकाचार। इथोज मतलब ETHOS, इथोज मतलब आचार या लोकाचार कहेंगे। हैबिचुअल कैरेक्टर एंड डिस्पोजिशन, क्या, हैबिचुअल कैरेक्टर एंड डिस्पोजिशन मतलब इथोस मतलब आचार या लोकाचार। फिर यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, कोई व्यक्ति बात बात में नए नए शब्द काम में लेता है तो उसे कहते हैं नियोलॉजिज्म। क्या कहते हैं उसे, नियोलॉजिज्म मतलब नए शब्दों का प्रयोग करना। नियोलॉजिज्म मतलब नए नए शब्दों का प्रयोग करने वालों को क्या बोलते हैं, नियोलॉजिज्म मतलब नए शब्दों का प्रयोग करने वाला। नियोलॉजिज्म मतलब नए शब्दों का प्रयोग करने वाला। फिर आता वन हु होल्ड मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि नथिंग इज और कैन बी नोन अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब भगवान की उपस्थिति के बारे में या भगवान के बारे में ना तो कुछ जाना गया है ना ही जाना जा सकता है, उसको कहते हैं एग्नोस्टिक। AGNOSTIC, एग्नोस्टिक मतलब वह व्यक्ति जिसका सिद्धांत यह है कि ईश्वर के विषय में न तो जाना गया है न ही जाना जा सकता है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसका ये सिद्धांत है, जो ये मानता है कि ईश्वर के विषय में न तो जाना गया है न ही जाना जा सकता है, मतलब वन हु होल्ड दैट नथिंग इज और कैन बी नोन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब न तो ईश्वर के बारे में जाना गया है नहीं जाना जा सकता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड मतलब ईश्वर के बारे में, उसे कहते हैं एग्नोस्टिक। AGNOSTIC, एग्नोस्टिक। फिर बात करें टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, हम किसी को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एनिलेट करना मतलब उन्मूलन करना।
ANNIHILAT, ANNIHILAT, एनिलेट मतलब उन्मूलन करना। टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली मतलब एनिलेट करना, टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली मतलब एनिलेट करना मतलब उन्मूलन करना। दैट विच इज ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, कि मतलब दैट विच इज ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन मतलब कि कई बार क्या है कि कोई बात है जिसके एक से ज़्यादा मतलब निकलते हैं, कोई बात जिसके एक से ज़्यादा मतलब निकलते हैं उसके लिए काम आती है ये वाली चीज़। क्या उसके लिए ये चीज़ काम आती है? एक मिनट। ठीक है, दैट विच इज ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन मतलब एम्बिगियस, एम्बिगियस का मतलब इस चीज़ का साफ साफ मतलब ना निकले, अनिश्चित, संदिग्ध, अस्पष्ट, अनिश्चित, संदिग्ध, अस्पष्ट, तो उसे कहते हैं एम्बिगियस। क्या कहते हैं? एम्बिगियस कहेंगे, अनिश्चित, संदिग्ध, अस्पष्ट। ये बात करें कैपेबल ऑफ लिविंग बोथ और लैंड एंड वाटर, क्या कोई ऐसा जीव, ऐसा व्यक्ति जो थल और जल दोनों जगह रह सकता है, कैपेबल ऑफ लिविंग बोथ ऑन लैंड और वाटर, कि मतलब पानी और भूमि दोनों पर रह सकने योग्य, मतलब एम्फीबियस, AMPHIBIOUS, एम्फीबियस मतलब जल और स्थल पे रहने योग्य, जल और स्थल में रहने योग्य मतलब कैपेबल ऑफ लिविंग बोथ ऑन लैंड और वाटर, मतलब जल और थल दोनों पर रहने योग्य एम्फीबियस, AMPHIBIOUS, मतलब जिसे उभयचर कहते हैं, जल और स्थल पे रहने योग्य। फिर आता हमारे इन ए स्टेट ऑफ म्यूचुअल हॉस्टिलिटी, कि इन ए स्टेट ऑफ म्यूचुअल हॉस्टिलिटी की बात करें तो एंटागोनिस्टिक मतलब विरोधी विपक्षी, मतलब एक ऐसी अवस्था जो म्यूचुअल हॉस्टिलिटी मतलब गहरी दुश्मनी है, म्यूचुअल हॉस्टिलिटी मतलब गहरी दुश्मनी होना दो लोगों के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक, मतलब ANTAGONISTIC। एंटागोनिस्टिक मतलब होता है विरोधी या विपक्षी। क्या होता है? विरोधी या विपक्षी कहेंगे हमारा एंटागोनिस्टिक मतलब विरोधी या विपक्षी। फिर बात करें नेचुरल पार्टी कॉल्ड अपॉन टू सेटल ए डिस्प्यूट, क्या नेचुरल नहीं, न्यूट्रल पार्टी है, न्यूट्रल पार्टी कॉल्ड अपॉन टू सेटल ए डिस्प्यूट विदाउट रेफरेंसिंग टू एनी अदर पार्टी, भाई किसी और पार्टी को रेफरेंस किए बिना न्यूट्रल पार्टी जिसको हम तय करते हैं कि भैया इस मामले का जो सेटल करना है, तो सेटल करने के लिए क्या करेंगे? एक आर्बिट्रेटर बनाएंगे, ARBITR, आर्बिटर बनाएंगे, मतलब पंच या निर्णय करने वाला मध्यस्थ बनाएंगे, भाई हमसे नहीं हो रहा लेकिन तुम हमारा निर्णय करो, हमारी समस्या का समाधान करो, आर्बिटर, ARBITR, आर्बिटर मतलब पंच, निर्णय करने वाला मध्यस्थ। फिर बात करें एक गवर्नमेंट बाय वन मैन, एक सरकार जो किसके द्वारा चलाई जाती है? एक आदमी के द्वारा चलाई जाती है, उस सरकार को क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। क्या ऑटोक्रेसी कहते हैं? हमारी एक सरकार जो किसके द्वारा? एक आदमी के द्वारा चलाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी कहेंगे। ऑटोक्रेसी मतलब वह राज्य जिसमें एक व्यक्ति मतलब राजा शासन करता है, जैसे राजा नहीं कहेंगे लेकिन एक व्यक्ति जैसे कि हमारा राजा होता है शासन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी। तो एक गवर्नमेंट बाय वन मैन, एक आदमी के द्वारा चलाया गया शासन क्या कहलाता है? ऑटोक्रेसी। फिर बात करें ए नैरेटिव डिस्क्राइबिंग वन सब्जेक्ट अंडर द गाइज ऑफ अनदर और ए सस्टेंड मेटाफोर, तो इसे कहते हैं एलेगरी, ALLEGORY, मतलब एक नैरेटिव डिस्क्राइबिंग, एक नैरेटिव जिसको डिस्क्राइब किया गया वन सब्जेक्ट अंडर द, किसी सब्जेक्ट के अंदर, जो एक नैरेटिव है जिसको डिस्क्राइब किया गया है किसके अंदर? एक सब्जेक्ट के अंदर, अंडर द गाइज ऑफ अनदर और ए सब्सटेंट मेटाफोर, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ से कोई होता है दृष्टांत, एक कथा आती कि जिसमें हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उसके अंदर क्या कोई नैरेटिव दे देते हैं कि जैसे पृथ्वी है वो शेषनाग के फन के ऊपर टिकी हुई है, तो ऐसी बहुत सारे नैरेटिव होते हैं, तो उनको हम क्या होता है? एलिग्री, ALLEGORY, बेसिक रिपेयर की बातें होती है लेकिन होती है ये एलिग्री, ALLEGORY, एलिग्री मतलब दृष्टांत या कथा। बात कर काइंड ऑफ सब्सटेंस, क्या काइंड ऑफ सब्सटेंस, SUBSTANCE, काइंड ऑफ सब्सटेंस इन द ब्लड, जो हमारे ब्लड है, रक्त है, रक्त के अंदर पाया जाने वाला सब्सटेंस है पदार्थ, टेंडिंग टू न्यूट्रलाइज अदर देन आर हार्मफुल, कि जो दूसरी चीज़ें होती है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए
जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो सकती है, नुकसानदायक हो सकती है, उनको खत्म करने के लिए क्या है हमारे पास? एंटीबॉडी, जो हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है। तो रक्त में उपस्थित ऐसा पदार्थ जो हानिकारक तत्वों को नष्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। फिर द साइंस ऑफ बी कीपिंग, मतलब विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी पालन करना सीखते हैं। कल्टीवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बी हाइव्स, जिसमें हम कल्टीवेशन मतलब पालन करना और मेंटेनेंस और उसकी मरम्मत और ये सब चीज़ें सीखते हैं। किसकी? बी हाउस की, मधुमक्खी के छत्ते की। जिसे हम कहते हैं मधुमक्खी का पालन करना मतलब एपीकल्चर, APICULTURE, APICULTURE, एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी का पालन। फिर आता है रिकरेंस ऑफ सम डिजीज, रिकरेंस ऑफ सम डिजीज आफ्टर जनरेशन ऑफ सिमिलरिटी इन स्पेशल फीचर विद रिमोट एंसेस्टर्स, मतलब इसे कहते हैं एटाविज्म, मतलब विशेष रूपों में पुरुषों से समानता। विशेष रूपों में पुरुषों से समानता मतलब कि रिकरेंस ऑफ सम डिजीज मतलब बहुत सारी बीमारियों का होना आफ्टर जनरेशन और सिमिलरिटी इन स्पेशल फीचर, मतलब बहुत सारी जो चीज़ें हैं तो उसमें स्पेशल फीचर आ जाता है विथ रिमोट एंसेस्टर, मतलब हमारे दूर के जो हमारे जो रिश्तेदार हैं उनकी चीज़ें आ जाना हमारे शरीर के अंदर, तो एक तरह से वो कहते हैं एटाविज्म। कई बार कहते हैं ना कि यह आदमी तो बिल्कुल बंदर की तरह लगता है, तो उसे विशेष रूप में पुरुषों से समानता कर दी जाती है उसकी। अगला आता है टू मिटिगेट और लेसन द सफरिंग ऑफ पेन, मतलब मिटिगेट करना है कम करना, या लेसन करना मतलब कम करना, द सफरिंग ऑफ पेन मतलब दर्द से छुटकारा पाना, तो इसे कहते हैं एलिविएट, ALLEVIAT, एलिविएट मतलब ALLEVIAT, एलिविएट मतलब छुटकारा देना, कम करना या सांत्वना देना। क्या छुटकारा देना, कम करना या सांत्वना देना? ALLEVIAT, एलिविएट मतलब टू मिटिगेट करना, कम करना, लेसन द सफरिंग द पेन, और पेन मतलब जो समस्याएं हैं, दर्द है उसको कम करने की कोशिश करना, तो उसका छुटकारा देना है, कम करना है, सांत्वना देना कहेंगे। ए पॉजिटिव एंड एम्फेटिक, ए पॉजिटिव एंड एम्फेटिक एडवांसमेंट चेंज और स्टेटमेंट अगेंस्ट ए पर्सन, तो भाई एक पॉजिटिव और एम्फेटिक एडवांसमेंट ऑफ चेंज और स्टेटमेंट अगेंस्ट ए पर्सन, किसी आदमी के खिलाफ क्या है, कोई ऐसी अजीब सी बात कर देना कि एडवांस ऑफ चेंज मतलब कोई परिवर्तन के बारे में कोई ऐसी बात कह देना, तो उसकी क्या है? एलिगेशन, कहते हैं क्यों मेरे ऊपर बेकार में एलिगेशन लगा रहे, मिथ्या अभियोग, मिथ्या आरोप, झूठी प्रतिज्ञा, तो एलिगेशन होता है ALLEGATION, ALLEGATIOन, एलिगेशन मतलब मिथ्या अभियोग या झूठी प्रतिज्ञा, किसी के ऊपर झूठे आरोप लगाना। फिर अगला आता है वन हु हैज़ रिगार्ड, कि एक आदमी जो जिसको जाना जाता है फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हिज एक्शन, कि उसके जो मूल कार्य हैं उनके लिए उनको जाना जाता है। कोई व्यक्ति है उसको क्या है कि दूसरों के प्रति वह जो कार्य करता है उसके लिए उसको जाना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं परोपकारी, मतलब एल्ट्रिस्टिक, ALTRU, क्या ALTRU क्या बोलते हैं? एल्ट्रुस्टिक मतलब ALTRUISTIC, एल्ट्रुस्टिक मतलब होता है ये परोपकारी। फिर आता है हमारे ए पर्सन गिल्टी ऑफ सेटिंग फायर, कि गिल्टी ऑफ सेटिंग फायर टू द प्रॉपर्टी, कि एक आदमी जिसको गिल्टी मतलब दोषी करार दिया गया कि प्रॉपर्टी में आग लगाने के लिए, कि प्रॉपर्टी में आग लगाने के लिए किसको, यदि कोई व्यक्ति है इसको दोषी ठहराया गया है तो उसे कहते हैं अर्सोनिस्ट। क्या अर्सोनिस्ट की बात करें तो संपत्ति या घर जलाने का अपराध करने वाला व्यक्ति, क्या संपत्ति या घर जलाने का अपराध करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? हमारे अर्सोनिस्ट, ARSONIST, अर्सोनिस्ट मतलब कि वो व्यक्ति जिसको आरोप लगाया गया है किसका? संपत्ति को जलाने का। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। वीडियो थोड़ा छोटा भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो इस पर कमेंट करके ज़रूर जाए, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दे, लेकिन कमेंट ज़रूर करें। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो डिसलाइक करें, लेकिन कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।